दोस्तों कोलोरेक्टल कैंसर, जिसको पहले एज लोगों की बीमारी समझा जाता था, अब वो 20, 30 और 40 के एज ग्रुप के लोगों को बहुत तेजी से अपनी चपेट में ले रही है। जी हाँ, भारत में ये बीमारी बहुत चिंताजनक रूप में सामने आ रही है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2025 में भारत में कोलोरेक्टल कैंसर के 71,000 से भी ज्यादा नए केस दर्ज होने की संभावना है। ये 2022 के 64,000 केसेस से भी एक बढ़ता हुआ नंबर है जो कि है। इससे भी बड़ी चिंता की ये बात है कि ये हर साल 2 से 3% के इजाफे के साथ ये देश का चौथा सबसे बड़ा कैंसर है जो कि बन गया है। अर्बन रीजन जैसे कि मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर और दिल्ली में ये बहुत तेजी से यानी कि 5 से 10% तक है जो कि पहुंच गया है। रूरल एरिया में भी ये नंबर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अर्बन एरियाज के मुकाबले अभी भी कम है। और ये केवल कोलोरेक्टल कैंसर की ही बात नहीं है। पंजाब के बाद हरियाणा में कैंसर पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा में रोजाना एवरेज 83 नए कैंसर पेशेंट्स हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं। पिछले एक साल में यहाँ 30,000 से भी ज़्यादा कैंसर केसेस रिकॉर्ड करे गए हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये लोग कोरोना वैक्सीन को इसके सबसे बड़ा कारण है जो कि बता रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद दुनिया में एक अजीब सा टर्म टर्बो कैंसर है जो कि उभरा है। कोरोना वैक्सीन का विरोध करने वाले लोग कहते हैं कि ये mRNA वैक्सीन एक तेजी से बढ़ने वाला एग्रेसिव कैंसर का एपिडेमिक ला रही है। सोशल मीडिया पर यह अफवाह तेजी से फैल रही है कि कोरोना वैक्सीन के कारण टर्बो कैंसर का जन्म है जो कि हुआ है। तो अब हमारे सामने बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये टर्बो कैंसर होता क्या है और क्या सच में कोरोना वैक्सीन इसका कारण है क्या, और ये अचानक इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, क्या इसका सच में इस वैक्सीन से कोई लेना देना है क्या, और ये भारत के लिए सच में एक सीरियस कंसर्न का मुद्दा है या फिर एक सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो कि हमेशा चलती रहती है। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, और आप भी अगर सच जानना चाहते हैं तो साथ में इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि टर्बो कैंसर कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है। असल में टर्बो कैंसर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जुड़ी टर्म है जो ये दावा करती है कि वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों में बहुत तेजी से बढ़ने वाले कैंसर के केसेस देखने गए हैं, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ या मेडिकल डेफिनेशन नहीं है। ये ज्यादातर सिर्फ एनेक्डोटल रिपोर्ट और अफवाहों पर बेस्ड है, जिससे लोगों की डर का गलत फायदा है जो कि उठाया जाता है। इसी तरह टर्बो कोलोरेक्टल कैंसर का एक एग्रेसिव रूप है जो लार्ज इंटेस्टाइन या रेक्टम में शुरू होता है और तेजी से बढ़ता है, जल्दी ही पूरी बॉडी के हिस्से में पहुंच जाता है। इस कैंसर के कुछ एग्रेसिव स्टेप जैसे कि सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा और म्यूशियस एडेनोकार्सिनोमा बहुत तेजी से बढ़ते हैं और बॉडी के दूसरे पार्ट में स्प्रेड हो जाते हैं। इस वजह से इसका ट्रीटमेंट और भी मुश्किल हो जाता है। 2025 के नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के हिसाब से शहरों में ये कैंसर गांव के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा है। और सबसे टेंशन वाली बात यह है कि जवान लोग 25 से 40 साल की उम्र के अंदर ये कैंसर 15% उनकी बॉडी में बढ़ रहा है, जो कि एम्स की रिपोर्ट है 2024 की। ये उम्र पहले हार्ट अटैक या शुगर के लिए टेंशन वाली नहीं मानी जाती थी, लेकिन अब कैंसर भी इसके अंदर शामिल हो गया है। आपने कई बार सुना होगा कि हमारी एज के अंदर तो कभी डायबिटिक शुगर पहले कभी होता ही नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका वैक्सीन के साथ में क्या रिलेशन है। दोस्तों आपको याद होगा कि भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ और कोविशील्ड और कोवैक्सीन मार्च 2025 तक 1.5 अरब से भी ज्यादा डोजेज है जो कि इसके अभी तक लगाए जा चुके हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पे एक अफवाह तेजी से फैलती है कि वैक्सीन टर्बो कैंसर जैसी एग्रेसिव कैंसर का भी कारण बन सकती है। 2023 की क्यूरियस जनरल स्टडी ने पोस्ट वैक्सीनेशन एग्रेसिव कोलोरेक्टल कैंसर के कुछ केसेस रिपोर्ट किए थे, जिससे भारत में भी ये विचार चर्चा है जो कि बन गया है। लेकिन इसकी सच्चाई को समझने के लिए पहले हमें डेटा और साइंस दोनों पर जो है वो नजर डालनी होगी। देखिए ICMR नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च के 2025 के अनुमान के मुताबिक भारत में कोलोरेक्टल कैंसर 2 से 3% का एनुअल इंक्रीज देखा गया है। लेकिन ये एक ऐसा ट्रेंड है जो 2010 से चला आ रहा है। वैक्सीन रोल आउट के बाद यानी 2021 से 2025 तक कोई अबनॉर्मल स्पाइक या तेजी से बढ़ने वाला पैटर्न नहीं देखने को मिला है। पहले भी उतना ही % ग्रोथ था, आज भी उतना ही है। भारत में 1.5 अरब डोजेस के बाद भी ये ट्रेंड स्टेबल है, और ये यूएस के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के 300 मिलियन केसेस और यूके के NHS के 50 मिलियन केसेस के फाइंडिंग से भी मिलता जुलता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान हेल्थ केयर सिस्टम का डिस्ट्रप्शन की वजह से
कैंसर डायग्नोसिस एक्चुअली बहुत कम हो गए थे। IAMS के 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 पेंडेमिक के दौरान अर्बन हॉस्पिटल में कोलोनोस्कोपी प्रोसीजर 85 to 90% है जो कि गिर गया था, और रूरल भारत के 80% डिस्ट्रिक्ट में आज भी ये फैसिलिटी ही नहीं है। टाटा मेमोरियल के 2025 के एनालिसिस के मुताबिक 2021 से 23 के बीच में 35% कोलोरेक्टल कैंसर केसेस स्टेज 3rd या 4th में डायग्नोसिस हुए, जिससे साफ पता लगता है कि लेट डिटेक्शन का नतीजा है जो टर्बो इफेक्ट का भी एक गलत परसेप्शन पैदा करता है। यानी अर्ली ऑनसेट कोलोरेक्टल कैंसर के ट्रेंड वैक्सीनेशन से पहले ही शुरू हो चुका था, इसलिए वैक्सीन को इसका इल्जाम देना शायद ठीक नहीं है। ये एक पुराना ट्रेंड है जो सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, और ये केवल इंडिया में नहीं, US, UK और जापान में भी 14 से 44 एज के लोगों में कैंसर का एक्सप्लोजन हो रहा है। ये सच है कि US, UK और जापान में अंडर 50 में कैंसर के डायग्नोसिस काफी बड़े हैं, लेकिन ये 2000 से चला आ रहा है। BMJ ऑन्कोलॉजी में पब्लिश हुए 2023 के एक स्टडी ने बताया कि अंडर 50 में वर्ल्ड वाइड 29 टाइप ऑफ कैंसर के डायग्नोसिस 79% बढ़ गए हैं पिछले 3 डेकेड के अंदर। 1.82 मिलियन से 1990 में 3.26 मिलियन है जो कि 2019 में केसेस पहुंच गए थे। डायरेक्टर ऑफ सेंटर रिसर्च UK ऑक्सफोर्ड सेंटर और हेड ऑफ ऑन्कोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड मार्क मिडिल्टन ने बोला, हम जानते हैं कि रिसेंट डेकेड्स में अर्ली ऑनसेट कैंसर बढ़ रहे हैं। ऑल्दो कैंसर ज्यादा कॉमन है एज वी एज, लेकिन ये फिनोमिना कोविड-19 से पहले का है, तो वैक्सीन का रोल का क्लेम एकदम बेबुनियाद है जो कि सारे अखबारों में देखने को मिलता है। वैक्सीन हमें बचाने के लिए लगाई गई थी, हालांकि इसके कई सारे नेगेटिव आपके हार्ट के ऊपर और आपके ऑर्गन्स के ऊपर उसका नेगेटिव हो रहा है। वो कई सारे डॉक्टर्स ने जिन्होंने इसको बनाई है और साइंटिस्ट है, उन सब ने माना है, लेकिन कैंसर तक पहुंचा है इसका कोई अभी तक एविडेंसेस नहीं है। तो लोगों का ये कहना कि mRNA वैक्सीन एग्रेसिव कैंसर का एपिडेमिक ला रहा है बिल्कुल बेबुनियाद है, और कैंसर एपिडेमोलॉजी टर्बो कैंसर नैरेटिव को कोई सपोर्ट है जो कि नहीं देता है। यहाँ एक और जरूरी पहलू है कोविड-19 इन्फेक्शन का इन्फ्लेमेशन। भारत में 2020 से 2025 तक 3.5 करोड़ से ज्यादा सवियर कोविड केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए थे, और कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक सवियर कोविड पेशेंट में कैंसर प्रोग्रेशन 20 से 25% ज्यादा देखा गया है, जिसका कारण क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या साइटोकिन स्ट्रॉम का हो सकता है। फोर्टिस हॉस्पिटल के 2024 के एक स्टडी में यह भी दिखाया गया है कि पोस्ट कोविड पेशेंट में कोलोरेक्टल कैंसर के लेट स्टेज डायग्नोसिस 15% बढ़े हैं। ये वैक्सीन से ज्यादा इस इन्फेक्शन के असर से जुड़ा है कि आपने को पता हो बहुत पहले गया था लेकिन बाद में आपने रिपोर्ट किया। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर नंबर के बढ़ने के पीछे का रीजन क्या है। नंबर तो बढ़ रहे हैं ये हम सबको मालूम है, लेकिन उसका कारण पता करना बहुत जरूरी है। भारत के अर्बन एरियाज में प्रोसेस्ड फूड काफी बढ़ गया है, जो फाइबर की कमी, ओबेसिटी, इनएक्टिविटी के साथ कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क भी बढ़ाता है। फाइबर रिच डाइट कैंसर के रिस्क को कम करती है, लेकिन आज की फास्ट पेस्ड जो लाइफ में जंक फूड और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जो कि बहुत ज्यादा हो गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार अर्बन इंडिया में 60% लोगों की डाइट में फाइबर की कमी है, 40% जनसंख्या ओवरवेट या ओबेस है, 70% अर्बन यूथ प्रोसेस्ड फूड जैसे कि बर्गर, पिज्जा या पैक्ड स्नैक्स पर ज्यादा निर्भर करता है। ये सब कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क को 2 से 3 गुना है जो कि बढ़ा देते हैं। साथ ही रूरल एरिया में भी डाइटरी पैटर्न बदल रहा है। गांव के अंदर भी अब फार्मिंग लोग कम कर रहे हैं, मशीनाइज्ड होती है। गांव के अंदर भी धीरे धीरे जो है वो सोशल मीडिया, साथ में Tier 2 Tier 3 सिटीज के अंदर भी स्विगी जोमेटो पहुंच चुके हैं। पहले यहाँ नेचुरल और फाइबर रिच खाना होता था, लेकिन अब फास्ट फूड और पेस्टिसाइड एक्सपोजर नए रिस्क फैक्टर है जो कि बन गए हैं। पंजाब हरियाणा का ग्रामीण इलाकों में 2024 की एक पायलट स्टडी ने दिखाया कि पेस्टिसाइड एक्सपोजर और ट्रेडिशनल डाइट का बदलता रूप जैसे मिलेट्स की जगह आज के टाइम पे रिफाइंड ग्रेन्स का इस्तेमाल कैंसर का कारण है जो कि वो भी बढ़ा रहा है। आपको हमेशा लोकल फूड है जो कि कंज्यूम करने के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसका कारण है कि वहाँ पे आपको अवेलेबल हो रहा है। ये जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी भारत में एक बढ़ता रोल निभा रहा है। साउथ इंडिया पॉपुलेशन में APC और KRAS जीन म्यूटेशन के प्रेवलेंस ज्यादा है, जो जवान की उम्र में कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। ये म्यूटेशन एग्रेसिव ट्यूमर ग्रोथ का ट्रिगर कर सकता है या टर्बो बिहेवियर का एक वैज्ञानिक आधार किए देता है। इसके अलावा कोलन कैंसर का जल्दी पता लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन भारत में स्क्रीनिंग रेट सिर्फ 5% है। इसका मतलब यह है कि ज़्यादा केसेस तब सामने आते हैं तब बीमारी
बहुत एडवांस स्टेज पे हो जाती है। ये जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर का मिलन भारत में कोलोरेक्टल कैंसर के नए रूप को विशेष रूप से गंभीर बना रहा है। ग्लोबल रिसर्च ने भी एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर के अर्ली ऑनसेट कैंसर को प्रोमिनेंट रिस्क फैक्टर बताया है। इसमें मेन रिस्क जो है आपका डाइट, अल्कोहल और स्मोकिंग। ऊपर से इन जनरल हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जो है वो ओबेसिटी का शिकार भी हो रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक लगभग 1/3 पॉपुलेशन हमारे देश में ओबेस है या ओवरवेट है। इसके पीछे अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन एक बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2001 में इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन 27% थी, 21 में 34% हो गई और 2050 तक आते आते 52% अर्बन पॉपुलेशन होगी। और अर्बन पॉपुलेशन में फिजिकल इनएक्टिविटी होती है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के कारण जो है छोटे छोटे कामों के अंदर भी आप जो है वो उसको कंट्रीब्यूट नहीं करते हो। 57% इंडियन वुमेन और 42% मेन आज इनसफिशिएंटली एक्टिव है और ये अर्बन मिडिल क्लास में सबसे ज़्यादा है। एलिवेटर सोना, वॉशिंग मशीन, स्विगी, जोमेटो, फूड डिलीवरी ऐप्स, ये लोगों के छोटे छोटे कामों को भी मशीनाइज्ड कर दिया है। आप सोचिए कि आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं लेकिन आपको हेल्थ पे तो फिर भी करना पड़ेगा। इसके अलावा आज लोगों के हाथों में डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग पिज्ज़ा, बर्गर जैसे प्रोसेस्ड फूड है जो कि घर में बच्चों को और बड़ों के डाइट में बहुत आम हो गए हैं। ICMR के 2024 डाइटरी गाइडलाइन में दिखाता है कि 56% डिजीज बर्डन अनहेल्दी डाइट की वजह से है। इंडियंस आज अपने रिच फूड, व्हीट, राइस जैसे स्टेपल फूड पे कम कंज्यूम कर रहे हैं और फास्ट फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, चीप कार्ब्स जैसे ड्यूरेबल पे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा देश माल न्यूट्रिशन और ओबेसिटी की ड्यूल बर्डन फेस कर रहा है। बच्चों में मैक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी मेटा इन्फ्लेशन कॉज करती है, जिसके कारण देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। सबसे शॉकिंग बात यह कि 2024 में इंडिया की फास्ट फूड मार्केट $18.6 बिलियन से $35 बिलियन है, जो कि 2033 तक पहुंचने वाली है। तो आप समझिए कि आपके आसपास कितना ज़्यादा फूड अवेलेबल है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग डिशेस से, लेकिन आपको कॉन्शियसली ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इनको कंज्यूम नहीं करना है। 2-4 दिन जब आप मना करना सीखोगे उसके बाद आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा। पिछले कुछ सालों में भारत में कोलोरेक्टल कैंसर खासकर यंग लोगों के अंदर है, जो कि तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग इसको वैक्सीन का कारण मान रहे हैं, लेकिन ICMR और NCRP जैसे डाटा सोर्सेज को सपोर्ट नहीं करते हैं। फिलहाल इसका कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है। असल वजह लाइफस्टाइल चेंज, स्क्रीनिंग की कमी और इन्फेक्शन के इफेक्ट है जो कि लगते हैं। लेकिन भारत का अब बड़े जीनोमिक और एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च की जरूरत है ताकि असली वजह हमें पता चल सके। तब तक इससे लड़ने के लिए प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा हथियार है। आप फाइबर रिच डाइट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। 30+ के एज के बाद आपकी स्क्रीनिंग जरूरी हो जाती है। अगर आप या आपके परिवार में किसी की भी एज 30+ है तो आपको भी नेसेसरीली इसकी स्क्रीनिंग है जो कि करवानी चाहिए और आपको कन्विंस करना चाहिए फैमिली को। और अपने हेल्थ को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि हेल्थ ही सब कुछ है। एक बात कहते हैं ना, पहले आपकी जिंदगी में 1000 प्रॉब्लम थी, लेकिन जब एक हेल्थ की प्रॉब्लम आती है तो आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो उसी वाली प्रॉब्लम में तब्दील हो जाती है। इसीलिए अपना थोड़ा हेल्थ पे फोकस करिए, डाइट को थोड़ा कंट्रोल करिए। 1 वीक आप बाहर का खा सकते हैं। 70% आपका बॉडी जो है वो आपके फूड पे डिपेंड करती है। अगर आपने फूड सही कर दिया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अपनी फिटनेस के लिए, एक्सरसाइज के लिए कौन सी डाइट या क्या चीज़ है जो कि करते हैं, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सो दैट बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके कि आप क्या एक्सरसाइज है जो कि करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।